नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और यह है महासंग्राम 2024। जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों के स्थगित होने की कथित खबरों के बाद विवाद लगातार जारी है। इसको लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। चुग ने कहा कि चुनावों की घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर तरह के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और नेहरू परिवार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो पिछले कई दशकों में मतदाता सूचियों को संशोधित करने में क्यों विफल रहे। चुनाव घोषित करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मैं मुफ्ती, अब्दुल्ला और गांधी, नेहरू परिवार से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि 3 दशक परिसमन क्यों नहीं कराया। अब परिसमन हुआ है, पहली बार साइंटिफिक परिसमन हुआ है, वोटर लिस्टें बननी शुरू हुई हैं, उस पर इतराज मांगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव घोषित करेगा और चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है और भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। पर मैं हैरान हूं, चुनाव का बायकॉट करने वाले लोग, जब पंचायत इलेक्शन आया था तो किसने बायकॉट किया था, जब बीडीसी इलेक्शन आया तो किसने बायकॉट किया था। चुनाव का बायकॉट करने वाले लोग और बायकॉट से कई दशकों से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्या व अपहरण करने वाले लोग अब लोकतंत्र पर जन शिक्षा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद यूएलबी और पंचायत चुनाव कराने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरुआत महबूबा मुफ्ती से हुई जब उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उसके बाद लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर बयानबाजी की और 3 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित सरकारी आवास पर रखी गई है, जिसमें इस मुद्दे से निपटने के लिए रणनीति पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। और इस बीच अब बीजेपी महासचिव तरुण चुग का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे इनपुट एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये तो तय था कि इस मुद्दे पर राजनीति जमकर होगी, वार पलटवार का सिलसिला इस पर जमकर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला और इसको लेकर अब एक रणनीति बनाने के लिए 3 अक्टूबर को सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे और फिर एक रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा, चिंतन होगा, किस तरीके से इसे देखा जाए। लेकिन इस बीच एक अहम सवाल यह भी है कि चाहे चुनाव लोकसभा के बाद हो या पहले हो, इस पर राजनीति जमकर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उन्हें तो दूर रखा ही जा रहा है। इसको लेकर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाए, मनोज जी? देखिए, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से ये प्रक्रिया, जिस तरह से हमने देखा वाद विवाद जो शुरू हो चुका है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी पर लगातार इल्जाम लगा रही हैं कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि खतरा है चुनाव में, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही है और बीजेपी का पलटवार हो रहा है। सबसे पहले जासमिन, हमें ये देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है, जो यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं BR शर्मा, उन्हें जैसे यहाँ का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए ये कहा था कि यूएलबी और पंचायत के चुनाव इस साल के आखिर में हो सकते हैं। उन्होंने कोई डेट इस बारे में नहीं दी थी और ना ही ये कहा था कि अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव हो सकते हैं, जिसके बाद से यहाँ उम्मीदें बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में। और हमने देखा कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल यहाँ के हैं, उनकी तरफ से भी बयाना शुरू हो गए थे। और हालांकि उस वक्त भी अपोजिशन ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि अगर यूएलबी के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर उसके लिए ठीक है हालात, तो फिर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए जाते। हालांकि मैं ये फिर स्पष्ट करूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि चुनाव होंगे, उनका ये कहना था कि चुनाव हो सकते हैं। और अभी भी स्टेट इलेक्शन कमीशन हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर
ऑफ इंडिया हो, अभी किसी भी तरफ से कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि यूएलबी और पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। हाँ, ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि कुछ ऐसे हालात दिख रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत में, जैसा कि समझा जा रहा था, जैसा माना जा रहा था कि यूएलबी के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, वो शायद नहीं होंगे। ये चुनाव शायद पार्लियामेंट चुनाव के बाद ही होंगे। और इन्हीं अटकलों के बीच जो लगातार जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी पे लगातार ये इल्जाम लगा रही हैं कि बीजेपी चुनाव कराने से डर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कल यहां तक कहा कि अभी आप असेंबली चुनाव के बारे में आप सोचिए भी मत, पार्लियामेंट चुनाव होंगे, यूएलबी और पंचायत के चुनाव शायद नहीं कराए जाएंगे, और जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे तो असेंबली के चुनाव उनके बारे में सोचना भी अभी शायद सही नहीं होगा। और उसी के चलते जो तरुण चुग ने ये बयान दिया है, उन्होंने ये साफ एक बार फिर कहा है कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव बीजेपी को नहीं करानी है, चुनाव इलेक्शन कमीशन को करानी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करता है, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि यहां चुनाव कराने की जरूरत है, वो चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, वो चुनाव कमीशन ही तय करेगा। लेकिन उससे पहले ही सिर्फ इस बात को लेके कि जब ये बयान आया था कि यूएलबी और पंचायत के चुनाव इस साल के आखिर में हो सकते हैं, और अभी भी वो कोई ऐसा बयान ये नहीं आया है कि जो चुनाव नहीं होंगे। लेकिन इन अटकलों के बीच में जिस तरह से इतनी बयानबाजियां हो रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि यहाँ की जो राजनीतिक दल हैं वो कितने हम ये कह सकते हैं कि उतने उत्सुक हैं कि यहाँ पर चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, और जहां तक लोगों का सवाल है, लोग भी चाहते हैं जी मनोज जी, तो क्या ये माना जाए, क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से तरुण चुग कह रहे हैं कि कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव कराना बीजेपी के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन को उसका ऐलान करना है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से माहौल बना रही हैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये तमाम पार्टियां इस तरह के आरोप और इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं? देखिए जैस्मिन, जब आप राजनीतिक दल की बात करते हैं तो राजनीतिक दल का काम होता है राजनीति करना, और वो बिल्कुल वही यहाँ पर भी हो रहा है। चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों, चाहे वो बीजेपी हो या बाकी और जमातें हों जो बीजेपी के साथ जिनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता जुलता है, तो उसमें ये जितनी भी यहाँ के सियासी जो जमातें हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। हमेशा जब भी कोई मौका मिल जाए तो अपोजिशन में जो जमात होगी, वो जो सत्ता में जमात होगी उसको घेरने की कोशिश करती है, और जो सत्ता में जमात होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो वो जो अपोजिशन की तरफ से इल्जाम लगाए जाते हैं उनका जवाब देती है। यहाँ ये कहना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर यहाँ यूएलबी और पंचायत के चुनाव मान लीजिए अभी नहीं होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के जो चुनाव हैं वो आने वाले हैं, वो 2024 के जो जनरल इलेक्शंस होंगे पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं या राजनेता हैं, वो कोई भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहते जहां वो अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखें और अपनी तरफ लोगों को लुभाएं। कोशिश उनकी यही है कि चाहे यूएलबी चुनाव हो, पंचायत हो, या फिर जो पार्लियामेंट के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, तो उसमें कोशिश हर दल की यही रहती है कि वो लोगों को अपनी तरफ लुभाएं और वो सत्ता हासिल करें। और यही यहाँ पर हो रहा है। अगर पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं, यूएलबी के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद चुनाव इस साल नहीं होंगे, वो पार्लियामेंट चुनाव के बाद होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद होंगे, तो जितने भी दल हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो बीजेपी है या उनकी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, सबके सब एक ही सुर में ये कहते हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। यानी वो कोई भी मौका ऐसा गंवाना नहीं चाहते। जैसा कि हमने देखा कि जहां एक तरफ अपोजिशन पार्टीज वो कोशिश करती हैं, वो ये कहती हैं कि बीजेपी जो है उनके पास ग्राउंड नहीं है, उन्हें लगता है कि वो चुनाव में हार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपोजिशन जमातों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ये ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव से दूर रहे हैं, चाहे वो पिछले पंचायत चुनाव की बात करें या डीडीसी या बीडीसी के चुनाव की बात करें। तो कहना यह है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो कोई भी मौका
छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चाहे यहाँ यूएलबी के चुनाव अभी हों, पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, और उन चुनाव की तैयारी के लिए जितने भी हमने देखा कि यहाँ जो राजनेता हैं वो इस बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि 3 तारीख को यहाँ अपोजिशन की एक मीटिंग हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी रेजिडेंस पे वो मीटिंग होगी, और उसमें एक बार फिर ये जो अपोजिशन यहाँ की है वो एक बार फिर ये संदेश देना चाहती है कि हम सब इकट्ठे हैं, वो इकट्ठे हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश बिल्कुल हो रही है कि राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक विपक्षी पार्टियां जितनी जो हैं वो एकजुट हैं, और बीजेपी का सामना आगे आने वाले चुनाव में एकजुट होकर ही संभवतः वो कर सकती है। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है, पलटवार हो रहा है, बाणों जबान से तीर छोड़े जा रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर तो चुनाव नहीं लड़े जा सकते कि आपने एक पार्टी को भला बुरा कह दिया, फिर दूसरी पार्टी उसको रिटेलिएट करेगी, फिर उस पर प्रतिक्रिया देगी। इस आधार पर तो चुनाव नहीं लड़े जाते। मुद्दों को तो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा। चाहे अगर बीजेपी की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो ऐसे कई मुद्दे हैं बड़े बड़े जिनको लेकर जमीन पर बीजेपी उतर सकती है। लेकिन क्या ये विपक्षी स्थानीय पार्टियों के पास भी कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये जनता के बीच जाएंगे, या फिर वार पलटवार के दम पर ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? अरे देखिए जैस्मिन, जब वार पलटवार की जब हम बात करते हैं तो उससे जो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो मौजूदगी है वो फील्ड में है, यानी वो हर चीज पे नजर रखते हैं। कोई भी अगर किसी तरह का भी कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है तो वो उस पर रिएक्ट करके ये जताने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो इन सब मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं और वो इन मुद्दों को आगे उठाना चाहते हैं या उस पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। वही जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। जहां तक चुनावी मुद्दों का सवाल है, चुनावी मुद्दे बहुत हैं। यहां अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का साफ ये कहना है कि जिस तरह से दफा 370 और 35A के बाद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हुई है, जम्मू कश्मीर का पर्यटन बढ़ा है, जम्मू कश्मीर में बिजनेस बढ़ा है, जम्मू कश्मीर में यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोड्स की बात करें, टनल्स की बात करेंगे, तो वो उन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उनके पास ये भी एक मुद्दा है जो वो बार बार उठाते आए हैं, चाहे वो नेशनल लीडरशिप हो या फिर यहाँ की लोकल लीडरशिप हो, तो उनका लगातार उन्हें वो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 और 35A जो था वो एक अड़चन थी, वो एक रोड़ा था डेवलपमेंट के पास में, तो वो हटाकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लोगों के हित का काम किया है। वही अपोजिशन के पास भी कई मुद्दे हैं जिसको वो उछाल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी उसके बाद उसको यूटी में तब्दील कर दिया गया, और वो चाहते हैं कि लोगों के इमोशंस को वो थोड़ा सा झंझोड़ दें, और उससे शायद उन्हें लगता है कि अगर वो लोगों के पास ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है, वो एक इमोशनल मुद्दा हो सकता है, तो शायद उनको उनसे वोट मिले। ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, हो भी सकता है चुनाव में वो ऐसा ये मुद्दा वो उठाएंगे भी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है उनके पास वो ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स और स्मार्ट मीटर्स का लगाने का जहां पर मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है जो अपोजिशन आगे उठा सकती है। और लगातार जो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई, हालांकि वो देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह की हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई हो रही है उसी दर पे जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर उसे अछूता नहीं है, और जैसे ही इनकम बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ना जरूरी होता है, वो बढ़ ही जाती है, बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मुद्दों की बात यहाँ पर की जा रही है, विपक्षी पार्टियां 3 अक्टूबर को मिलकर इसी के मद्देनजर रणनीति को तैयार करेंगी कि किस आधार पर चुनावी मैदान में उतरना है। लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव और यूएलबी के चुनाव जो लोकसभा चुनाव के बाद कराने की बात कही जा रही है, उसको लेकर मुख्य तौर पर यह बयानबाजी और राजनीति जम्मू कश्मीर में गरमाई हुई नजर आ रही है। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। युवा मोर्चा की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान। सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा। मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर UN एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और महासंग्राम 2024 में बात होगी हिमाचल की, जहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल की सीमाओं पर कब्जा जमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा से अमृतसर में बातचीत हुई है। सीएम ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया की मैपिंग होगी और उन्होंने दोनों ही राज्यपालों से ऐसी घटनाओं को रोकने की अपील की है। इस बीच बीजेपी ने सीएम की इस टिप्पणी को बचकानी टिप्पणी करार देते हुए उनकी आलोचना भी की। मेरी जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी हुई है और लेह के गवर्नर साहब से भी हुई है। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो हमारी बाउंड्री चुराहा के साथ लगती है उसमें अंदर तक आ जाते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एक तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी मैपिंग होके ये लग जाए और दूसरा जो सरचू के पास अंदर को आते हैं लेह से जो उनकी बाउंड्री लगती है उसके बारे में मेरी बात हुई। तो मुझे दोनों लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ने ये कहा है कि हम इस मामले में आपने होम एडवाइजर को भी बोल दिया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की वारदात है जो पिछले कई सालों से होनी है उसको रोकने की बात की। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अतिक्रमण के इस पूरे मुद्दे को उठाया है, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाओं से अंदर लोग घुसते हैं। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति के श्रृंखला में लगभग 35 किलोमीटर और इसके अलावा सारचू में 14 किलोमीटर अंदर तक हिमाचल की सीमा पर अतिक्रमण की जानकारी सीएम सुक्खू ने दोनों ही उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने रखी है। अब ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे बचकाना बयान दिया है और उस पर टिप्पणी की है, लेकिन ज्यादा जानकारियां हम लेंगे। हमारे सहयोगी रणबीर से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी जो मैपिंग थी उसकी बात कही गई थी, लेकिन वो मैपिंग सही समय पर नहीं हुई और अब सीएम सुक्खू ने ये पूरा मुद्दा उठाया है। जो नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक हुई उसमें इस मुद्दे को उठाया और अब ये मुद्दा एक विवाद का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। रणबीर,
जी हाँ, बिल्कुल। ये विवाद जो है नया नहीं है। कई बार हमने देखा है कि काफी बड़े स्तर पर यह विवाद जो है देखने को मिला है। जी जैस्मिन, लगता है कि ऑडियो में कुछ दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि ऑडियो जो है सुधारा जाए। मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। चलिए, रणबीर से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के साथ हिमाचल की सीमा के विवाद को उठाया है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि ये विवाद कोई नया नहीं है, समय समय पर इस मसले को सुलझाने का आग्रह किया जाता रहा है। वहीं लाहौल स्पीति के श्रृंखला में 35 किलोमीटर और सारटू में लगभग 14 किलोमीटर में लेह लद्दाख द्वारा हिमाचल की सीमा में अतिक्रमण किया जा चुका है, ये सीएम सुक्खू का कहना है। और उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा भी मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद थे और उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है। और रणबीर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रणबीर, जैसा कि आप कह रहे थे कि यह विवाद कोई नया नहीं है, समय समय पर आग्रह किया गया है कि इस अतिक्रमण के विवाद को सुलझाया जाए। और अब क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई, यहां पर एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया। क्या कुछ हुआ? ये जो पूरा मसला है अब एक विवाद में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। रणबीर। जी हाँ, देखिए, बार बार ये मसला जो है उठा है और कई स्तर पर हमने देखा है कि इसमें एक बार जो है शायद 2014 का साल है जब याद पड़ता है कि जब जो है बड़े स्तर पर जो दोनों जो पक्ष हैं, खासकर हमने देखा कि सरचू में और श्रृंखला में, वहां पर विवाद ने जो है बहुत बड़ा रूप जो है यहां पर ले लिया था। और यहां पर ये भी आशंका जो है जताई गई थी कि जिस तरह से चंबा में जिस तरह से जम्मू की तरफ से जो एनक्रोचमेंट होती है, वहां तो ये भी बताया गया कि जम्मू की तरफ से जो है सड़क भी हिमाचल के क्षेत्र में बनाई गई है। इसको लेकर जो प्रधान सचिव है राजस्व विभाग के, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा गया, जिस हिस्से का दावा जो है चंबा में जम्मू की तरफ से किया जाता है कि वो जम्मू का है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है ये बताता है कि वो हिस्सा हिमाचल का है। और इसी तरह जो स्थिति है वो लाहौल स्पीति के श्रृंखला में भी हमने देखा और सरचू में भी देखा। और ये मुद्दा जो है बार बार सदन में उठता रहा है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने इस बार भी ये मसला उठाया था, राज्य सरकार के समक्ष भी ये मसला उठाया था। और इसके साथ ये जो है आशंका जताई गई है श्रृंखला और सरचू की, अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, जो लद्दाख के साथ जिसकी सीमा लगती है, लेह के साथ सीमाएं लगती हैं, तो वहां पर आशंका ये जताई जा रही है कि जब से अटल टनल बनी है उसके बाद से लगातार वहां पर जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार बढ़ गई है। करीब 65,000 वाहन जो है वो एक साल भर के भीतर गुजरते हैं। ये संख्या जो है ज्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट जो है आंकड़ा इसका नहीं है। तो इसी की आड़ में जो है आतंकी खतरा भी हो सकता है, ये भी जो है बिल्कुल रणबीर। और ये तो लद्दाख की सीमा की बात हो गई, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की सीमा की भी बात की जाए रणबीर, और अगर थोड़ा पूर्व में जाएं तो एक वाकया सामने आया था चंबा में। चंबा क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है और चंबा की भी सीमा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जम्मू के साथ कुछ हद तक सटी हुई है। वहां पर एक वाकया सामने आया था जब किसी की हत्या कर दी गई थी, उसका शव फिर बरामद हुआ था और स्थानीय लोगों ने जिसने हत्या की थी, जो आरोपी था, उसके घर को जला दिया था। इस तरीके की एक घटना वहां पर सामने आई थी। तो जब स्थानीय लोगों से बातचीत हुई और स्थानीय लोगों से यह पूछा गया तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर से खासतौर पर जो गुर्जर बकरवाल आते हैं वो हिमाचल की सीमाओं पर लंबे समय तक रहते हैं और फिर यहीं पर कब्जा जमा लेते हैं। तो इस तरीके के वाकया, इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं। रणबीर। जी देखिए, बहुत संवेदनशील मसला है ये न केवल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, दो राज्यों के बीच सीमा का विवाद होना और कई बार जो है झड़प हो जाना लोगों के बीच, एक ही देश के लोगों के बीच, दो राज्यों के बीच में। हालांकि बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह की झड़पें
होती है। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर जो सर्वे जनरल ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से एक सर्वे जो है इसमें करवाया जाना चाहिए, जिसमें जो सभी पक्षकार हैं, भले ही अभी जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी हो गया है, लद्दाख अलग है, जम्मू अलग है, लेह अलग है, तो यहाँ पर जो दोनों गवर्नर है उनको हिमाचल प्रदेश के साथ बैठकर मिलजुल कर इस विवाद को सुलझाना चाहिए। बिल्कुल रणबीर, आप सही कह रहे हैं कि बैठकर इस विवाद को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि तीनों ही सीमावर्ती जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमावर्ती इलाके हैं और हिमाचल के साथ भी इनकी सीमाएं लगती हैं। तो अपने नेबर्स के साथ वैसे भी इस तरीके के विवाद को पनपाना कहीं ना कहीं तीनों ही दो यूटीज और हिमाचल प्रदेश के लिए सही नहीं है। ऐसे में बैठकर इस विवाद को सुलझाया जाए और मैपिंग सीमाओं की जिसकी डिमांड की जा रही है वो हो, ताकि ये विवाद और ना बढ़े। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महासंग्राम 2024 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।